हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो बिहेवियर है उसमें बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों प्रोसेसेस को मिला के जो एक आउटकम आता है वो हमारा बिहेवियर या हमारी पर्सनालिटी शो होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो बॉडी या बॉडी फंक्शंस या मेंटल फंक्शंस जो भी हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती हैं या क्या उनका कंट्रीब्यूशन होता है बिहेवियर को या पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने में। सबसे पहले इसमें है कि बायोलॉजिकल जो बेसिस है हमारा उसको समझते हैं कि क्या बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बिहेवियर हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था। बिहेवियर में 3 एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि होती है कोग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। कोग्निटिव वो होती हैं जो हमारे मोटर फंक्शंस या फिजिकल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव जो हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस होती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे एनालिसिस होती है, हमारे इमेजिनेशन, हमारी थॉट प्रोसेस होती है। एंड अफेक्टिव जो हमारे इमोशंस होते हैं। तो जो बिहेवियर होता है हमारा इन तीनों का एक मिश्रण होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बिहेवियर में देखने को मिलती हैं। तो बिहेवियर में बायोलॉजिकल बेसिस मीन्स हमारे फिजिकल और मेंटल बॉडी का क्या प्रोसेस है या क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे। सबसे पहले कि हमारे बिहेवियर में एक जो रोल होता है फिजिकल बॉडी का, नर्वस सिस्टम हो गया, ग्लैंड्स हो गए, मसल्स हो गए, रिफ्लेक्सेस हो गए, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हो गए, इन सब चीज़ का क्या रोल है। तो एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम रिलेटिंग टू बिहेवियर एंड माइंड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे जितने भी बॉडी प्रोसेसेस हैं या जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे बिहेवियर में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है, बॉडी और माइंड का क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। इसमें होता है परसेप्शन ऑफ इवेंट डिपेंडिंग ऑन अ मसल्स, सेंस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। मतलब ऑफ कोर्स अगर हम कोई किसी चीज़ के लिए रिएक्शन कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हम रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें हमारे सबसे पहले हमने उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। उस स्टिमुलस से हम उस स्टिमुलस से इंटरेक्ट हुए होंगे जब वो स्टिमुलाई हमारे पास आया होगा, या अगर कुछ होगा जिससे हम अट्रैक्ट हुए होंगे, फिर उससे इंटरेक्ट हुए होंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे सबसे पहले सेंस ऑर्गन ने उसको परसेप्ट किया होगा। उसके बाद उसका एक एनालिसिस हुआ होगा जो हमारे ब्रेन फंक्शन, हमारे मेंटल फंक्शन ने किया होगा। फिर एक आउटकम आएगा कि ये अच्छा, ये स्टिमुलस हमारे लिए ठीक है या हार्मफुल है, जो कुछ भी है वो मेंटल प्रोसेसेस है। तो यही एक रिलेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी थी और हमारे माइंड ने जो भी कुछ इंटरेक्ट किया, जो भी स्टिमुलाई से इंटरेक्ट किया, उसके बाद क्या बिहेवियर शो किया या क्या बिहेवियर अफेक्ट हुआ उस चीज़ से, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का क्या रिलेशन है बिहेवियर को शो करने में, अडेप्ट करने में या रिप्रेजेंट करने में। सबसे पहले हम समझते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे क्यों। ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स बोथ माइंड, बॉडी एंड बोथ अफेक्ट ईच अदर। मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसमें हमारी बॉडी और माइंड दोनों इंटरेक्ट होते हैं, दोनों के बीच एक रिलेशन कॉज होता है। उसकी वजह से बॉडी भी माइंड को अफेक्ट करती है और माइंड भी बॉडी को अफेक्ट करता है। दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि बॉडी कैसे माइंड को अफेक्ट करती है और माइंड बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। उसकी वजह से जो हमारा बिहेवियर दिख रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर एक प्रॉपर एक फॉर्मेट निकल के आता है। इसमें जैसे हो गया हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, माइंड से। लेकिन हमने उसे ऑब्जर्व किया कैसे, हमारी आइज से। हमने उसको कैसे देखा, हमारी आइज से देखा। लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व, उसको एनालाइज, उसको इंटरप्रिटेट कैसे किया, हमारे माइंड से। तो इसका एक रिलेशन बना बॉडी और माइंड का। नेक्स्ट इज body provides energy to cope or fight with mind contributes actions। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हम किसी स्टिमुलेट से इंटरेक्शन में हैं, कोई स्टिमुलस है, इंटरेक्ट हुए, फिर वहाँ हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बॉडी इंटरेक्ट हुई है लेकिन प्रोसेस कौन कर रहा है, ब्रेन। यही चीज़ है। जैसे आप किसी हार्मफुल सिचुएशन में या फिर किसी डेंजर सिचुएशन में, आपका कोई, मान लीजिए आपके सामने लायन है, अब आपका एड्रेनल रश बढ़ रहा है, एड्रेनल रश बढ़ेगा, बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसको प्रोसेस करना है कि आपको वहाँ फाइट करना है कि फ्लाइट करना है, मीन्स आपको वहाँ पे रहना है या भागना है, ये डिसाइड आपका माइंड करेगा। तो उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फिर इसमें जैसे हमने बताया कि एड्रेनल रश जो है वो हमारे डेंजर सिचुएशन में आता है,
तो हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ पे रुकना है या भागना है। बट जो हमारा एड्रेनल जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है हमारे ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से, और लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो प्रोसेस करता है कि हमें वहाँ रुकना है या भागना है। अच्छा, इसमें एक मेजर चीज़ होती है, वो होती है इमोशन। बिहेवियर में सबसे मेजर चीज़ होती है इमोशन। इमोशन क्या होता है? बॉडी और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक आपको गुस्सा आ रहा है तो उसमें आपको क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा तेज होगा, लेकिन वो गुस्सा आपकी मेंटल प्रोसेस है, मेंटल थिंकिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन उस पे इफेक्ट किस पे आ रहा है? बॉडी पे। तो इमोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडीली रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इमोशन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है एक बॉडी और माइंड के रिलेशन में एक बिहेवियर शो करने में। ओके, तो हमने समझा कि बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप बिहेवियर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर कोई बिहेवियर शो हो रहा है तो उसमें बॉडी और माइंड दोनों का पार्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि बॉडी और माइंड रिलेशनशिप में दो पार्ट, जैसे बॉडी माइंड को कैसे इफेक्ट कर रही है और माइंड बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो समझेंगे। जैसे इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल प्रोसेसेस। अगर कोई बॉडी कंडीशन है या बॉडी का कोई भी नॉर्मल या अब नॉर्मल फंक्शन है, उससे मेंटल फंक्शन कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सीवियर पेन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन लेवल। नॉर्मली ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो ऑफकोर्स आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे, आप किसी चीज़ पे अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप अटेंटिव नहीं हो पाओगे, आपका ध्यान पूरा पेन की तरफ होगा। क्रॉनिक इलनेस है तो अगर आप कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई पेशेंट उसको बहुत लंबे टाइम से कोई इलनेस है, कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेवल ये नॉर्मली मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो बॉडी फंक्शन या जो अब नॉर्मलिटी आई है उसके बॉडी फंक्शन में, वो उसकी मेंटल प्रोसेसेस को भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, सबसे जो मेजर एग्जाम्पल देखते हैं ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी क्या होता है? अगर ब्रेन में कहीं भी इंजरी होती है तो ऑफकोर्स आपकी जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल जितने भी फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे आपकी थिंकिंग प्रोसेस हो, चाहे आपका मोटर फंक्शन हो, आपके कोई भी चीज़ हो वो अफेक्ट होगी। सो नेक्स्ट है कि मेंटल का जो भी कंडीशन होता है, मेंटल के जितने भी कंडीशन होते हैं वो बॉडी पर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आपका दिमाग, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है लेकिन दिमाग आपका थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, थॉट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे आपकी बॉडी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अनप्लीजेंट इमोशंस कॉज इरिटेटेबिलिटी एंड इंसोम्निया। ऑफकोर्स अगर आपका इमोशन आपके लिए सही नहीं, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो ऑफकोर्स आप ना तो सो पाओगे, इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। कुछ चीज़ें हैं कि आप फिजिकली तो आप हेल्दी हो लेकिन आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आप किसी आउटर आपके एनवायरमेंटल से किसी चीज़ से आप अफेक्ट हुए हो, आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी फिट होने की वजह भी काम नहीं आएगी, आपकी बॉडी भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्स करेगी। आपको भूख नहीं लगेगी, आप परेशान हो तो ऑफकोर्स आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, इन सारी चीज़ें, आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आएगा, ऐसा होगा। जैसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कॉसेस जीआई डिस्ट्रेस लीडिंग टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। इसके मेजरली हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि अगर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे टाइम से, कोई आदमी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत स्ट्रेस्ड है, तो उसके सबसे पहले कहाँ इफेक्ट पड़ता है? जीआई सिस्टम पे। उसको सबसे पहले प्रॉब्लम होगी जीआई सिस्टम, जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, उसके इंडाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फिर वो धीरे धीरे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी जाती है। अब नॉर्मली आपका जीआई सही था, फिर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, अब लॉन्ग टाइम से एंग्जाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका जीआई डिस्टर्ब होने लगा। तो वो एक बार डिस्टर्ब हुआ, दो बार हुआ, कहीं ना कहीं फिर वो धीरे धीरे आपके जीआई सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपके पेप्टिक अल्सर्स हो गए, नॉर्मली जो होती हैं चीज़ें होने लगेंगी। उस तो माइंड जो है ना कहीं वो आपके बॉडी पर भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मेंटली आपने सोचा है, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, आप सोच रहे हो, गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? आपका बीपी रेज हो जाएगा। अब अगर आप नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आप हमेशा गुस्से में ही रहोगे, बीपी इंक्रीज ही रहेगा, तो आपको कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हाइपरटेंशन की, जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल फेस कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि माइंड और बॉडी का जो रिलेशन है वो स्टेबल हो। अगर
माइंड और बॉडी दोनों का रिलेशन स्टेबल है, दोनों की चीज़ें, दोनों की प्रोसेसेस एकदम नॉर्मल स्टेबल चल रही है, तो आपका हेल्थ प्रोसेसेस ऑल ओवर स्टेबल रहेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ भी इफेक्ट पड़ेगी, चाहे वो आपकी माइंड की वजह से हो या बॉडी की वजह से। अगर बॉडी में डिस्टर्बेंस है तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, माइंड में अगर कहीं डिस्टर्बेंस है तो आपकी बॉडी पर इफेक्ट दिखेगा। ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। अभी तक हमने देखा कि बॉडी और माइंड का क्या रिलेशन होता है बिहेवियर को प्रेजेंट करने में, लाइक बॉडी कैसे अफेक्ट कर रही है माइंड प्रोसेसेस को और माइंड प्रोसेस कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को। तो अब हम देखेंगे जो ये हमारी बॉडी और माइंड प्रोसेसेस हैं वो ऑफ कोर्स हमने कहीं ना कहीं से अडेप्ट करी होगी या हमें इनहेरेंट हुआ है, ठीक है, मतलब हमने हेरिडिटरी के थ्रू उसे वो किया है, इनहेरिट किया है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा जेनेटिक्स है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है या क्या रोल है उसका। ओके, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। हमारा आता है पहला हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। पहले हम बात करेंगे हेरिडिटरी की। हेरिडिटरी क्या होती है सबसे पहले? तो हेरिडिटरी होती है एक इंडिविजुअल की क्वालिटीज़, जितनी भी फिजिकल क्वालिटीज़ हो गई, आपकी मेंटल क्वालिटीज़ हो गई, आपकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ हो गई, कोई भी क्वालिटी, जितनी भी क्वालिटीज़ होती है वो हम इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करते हैं तो वो कैसे? अपने पेरेंट्स से। ओके, तो हमारी जितने भी ट्रेट्स आ रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, हमारे फंक्शंस हो गए, हमारी कैपेसिटीज़ हो गए, हमारे टैलेंट हो गए, हमारे जितने भी टाइप के स्किल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो हम पेरेंट्स जो डिराइव कर रहे हैं जेनेटिकली, वो आती है हमारी हेरिडिटरी में। लाइक अगर आप एग्जांपल लें तो जो भी कोई अगर एक अच्छा सिंगर है, नॉर्मली एक अच्छा सिंगर है, तो ऑफ कोर्स उसका बेटा भी थोड़ा बहुत सुर ताल और इन सब चीज़ों में एक वो रखता होगा, एक नॉलेज रखता होगा, एक टैलेंट रखता होगा। अगर सचिन तेंदुलकर है फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, उसका बेटा भी अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, तो सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट मास्टर है वो, ठीक है, मास्टर ऑफ द क्रिकेट। और वैसे ही उनका बेटा भी थोड़ा बहुत टैलेंट क्रिकेट खेलने में रखता है। वैसे ही जो चीज़ें हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, वो जो हम अपने ट्रेट्स है वो स्ट्रक्चरल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं, बिहेवियरल पैटर्न हो, सब कुछ है जो हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने प्रॉपर अपने जनरेशन से, तो वो आता है आपका हेरिडिटरी में। अब ये हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है? बिहेवियर को ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब अगर हम जो चीज़ें इनहेरिट कर रहे हैं वो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट कर रहा है। पर्सनैलिटी लाइक अगर आपके पापा लंबे हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपके घर में जो भी सिबलिंग्स होंगे या आप होंगे तो वो एक हाइट, अच्छे खासी हाइट लेके पैदा बर्थ लिया होगा, तो उससे क्या होगा कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइक एक होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। लेकिन जो लोग छोटे हैं उनको थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं अंदर से होता है कि मैं छोटा ही क्यों हूँ, मैं ही छोटा क्यों हूँ, मेरे भैया मेरे दीदी ऐसे कि छोटे क्यों नहीं है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। और जो ऐसे होता है तो वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, लाइक थोड़ा सा नीचे अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, रेसेसिव फील करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इफेक्ट करती हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका मेजरली आता है बिहेवियर। अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई भी चीज़ें थोड़ी बहुत ऑल्टर हो रही है तो वो आपके बिहेवियर में शो होती है। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, आप थोड़ा सा रेसेसिव फील करोगे अमंग आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कलीग्स में, तो आप थोड़ा सा रेसेसिव फील करोगे। लेकिन अगर आपकी में पर्सनालिटी अच्छी है, आपने अच्छी चीज़ें इनहेरिट करी है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, दैट यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील टैलेंटेड। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर हम जो अपने जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से अडैप्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन मीन्स चेंजेस इन जीन्स, या फिर उसमें क्या बोलते हैं कोई भी अबनॉर्मेलिटी या चेंजेस उसमें अगर जीन्स में हो रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग बर्थ, या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से कोई म्यूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी और माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे जैसे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, इसमें दो चीज़ों की बात करते हैं, बॉडी और माइंड। अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बॉडी की,
अगर आपके पास कोई भी अबनॉर्मेलिटी है, ऑफ कोर्स वो अबनॉर्मेलिटी आपको कहीं ना कहीं रेसेसिव फील करने के लिए वो करेगी। आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप थोड़े से एंग्जाइटी में होंगे, थोड़ा थोड़ा डिप्रेस होंगे, तो अनकॉन्फिडेंट आप फील करोगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हमने देखा है कलर ब्लाइंडनेस। अब जैसे जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो नॉर्मली चीज़ें परसेप्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ कलर की बात आती है तो थोड़ा सा रेसेसिव फील करता होगा कि मुझे तो कलर समझ में आ नहीं रहा। तो अब आगे फर्दर क्या करना है, या उसकी सेंसरी जो है परसेप्ट नहीं कर पा रहे, वो स्टिमुलाई वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, सेंसरी जो आपकी आईज़ है वो कलर नहीं परसेप्ट कर पा रही, नहीं अडेप्ट कर पा रही, तो वो उस चीज़ को अफेक्ट करेगा कि अब आगे क्या करना है फर्दर। वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा कि भाई ये रेड है, ये ऑरेंज है, या येलो है। तो ये होता है। बात करें माइंड की, तो मेंटल रिटार्डेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस आपका लो होता है, इफेक्ट होता है। इसमें इंटेलिजेंस लेवल बहुत, IQ लेवल बहुत कम होता है, बिलो एवरेज होता है। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें भी थोड़ा ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा सा इस सब चीज़ों से भाग रहा है कि लाइक मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा IQ लो है तो मुझे समझ में नहीं आता। तो लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे ना थोड़ा सा बुद्धू है, ये थोड़ा इसको दिमाग नहीं है, ऐसा है। तो वो उसकी वजह से वो अफेक्ट करेगा, उस पर्सन को अफेक्ट करेगा। तो अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपके माइंड को अफेक्ट करेगी, और अगर आपके माइंड में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ड्यू टू म्यूटेशन या आपने जो इनहेरेंट किया है उसकी वजह से, तो आपको वो कहीं ना कहीं रिलेशन जो होगा वो आपके बिहेवियर पैटर्न में शो होगा। अगर पर्सन बॉडी से अबनॉर्मल है या माइंड से अबनॉर्मल है तो बिहेवियर में शो करेगा, चाहे वो एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ। लेकिन अगर आप कहीं वही चीज़ हेल्दी लेके आ रहे हो, लाइक आप बहुत अच्छे टैलेंट अडेप्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, बहुत अच्छे स्किल्स आपके अंदर आ रहे हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओके, तो हमने देखा कि हेरिडिटरी क्या होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेकंड वाला था वो है एनवायरनमेंट। उसमें हम देखेंगे कैसे अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को। तो एनवायरनमेंट से क्या होता है, जैसे आप भी कुछ भी, एक बच्चा होता है तो सबसे पहले जब वो वर्ल्ड में आता है, बर्थ लेता है, तो उसका इंटरेक्शन होता है उसके फैमिली से, उसके आपके मतलब जो सोसाइटी, नियर बाय सोसाइटी होती है, जो नियर बाय कम्युनिटी होती है, नियर बाय ग्रुप होता है, उससे। तो वहाँ पे उसका जो डेवलपमेंट स्टेज है वो 0 से लेके स्टार्ट हो जाता है। मतलब लाइक जैसे ही बर्थ लिया वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। वो लैंग्वेज अडेप्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अडेप्ट कर रहा है, उसके बाकी के जो भी आपके लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो चलना हो गया, बोलना हो गया, हर चीज़ वो अडेप्ट कर रहा है सोसाइटी से, आपके एनवायरनमेंट से, मदर से। ओके, तो एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रही है बिहेवियर को। अगर वो ऐसे अडेप्टेशन उसमें है, ऐसे माहौल में है जहाँ पे वो चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर कोई मुस्लिम बच्चा है तो उसके जो लैंग्वेज टर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो हिंदू हैं उसके लैंग्वेज टर्म्स अलग होते हैं। वो कैसे सीखते हैं, अपनी सोसाइटी, अपनी मदर टंग से। ओके, तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट थ्रू द इंटरेक्शन टू वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी पर्सन का, बच्चे का, अडल्ट का, ओल्ड का, किसी का भी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू सोसाइटी, वो आपका आ जाता है बिहेवियर डेवलपमेंट अंडर एनवायरनमेंट। उसमें एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज और हर जीन्स। मतलब बच्चे जितनी भी चीज़ें अडेप्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट हर चीज़ पे अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। बस उसमें इन्फ्लुएंस वो उन चीज़ों में नहीं कर सकता जो उसके जीन्स में आई होंगी। जैसे हमने बात करी कि अगर कोई फिजिकल अबनॉर्मेलिटी उसके जीन्स में चली आ रही हैं, चाहे वो रेसेसिव हो, डोमिनेंट हो, सेक्स लिंक्ड हो, जो भी चीज़ें, म्यूटेशन हो गया, तो उस चीज़ अगर जीन्स में आ रही है वो एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं कर सकता या वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी की चीज़ें, आपकी लैंग्वेज हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, जो सारी चीज़ें जो अडेप्ट कर रहा है जो पर्सन, तो वो एनवायरनमेंट उसके हर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, सिवाय जो वो जीन्स से लेकर आया है। ये आपके हो गए फिजिकल डेवलपमेंट, कैसे चल रहे हो आप, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे आपका क्या कम्युनिकेशन पैटर्न है, आपकी किस लर्निंग प्रोसेस क्या है आपका, किसी भी एनवायरनमेंट से अगर कुछ भी आपको सीखना, आपका प्रोसेस क्या है। इंटेलिजेंस आपका बेस करेगा कि आप जीन्स में कितने इंटेलिजेंस लेके आए हो, लेकिन आपका जो पैटर्न है, आप कैसे सीख रहे हो, आपका सीखने का तरीका क्या, आप सुन के सीख रहे हो, आप देख के सीख रहे हो,
कि आप परफॉर्म करके सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो फिजिकल एनवायरनमेंट से। सोशल डेवलपमेंट आपका जो होता है वो आपकी सोसाइटी में होता है कि आपने अपने सोसाइटी से रिलेशन की, सोसाइटी में हो गया कि आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो प्रॉपर, ठीक है। सोसाइटी से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें सीख रहे हो। सोसाइटी जो आपको सिखाती रहती है वो आपका हो गया सोशल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किधर की तरफ है, वो आपके फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी पर बेस होगा कि आपका इंटरेस्ट किधर जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डेवलपमेंट को। एक्सटर्नल जो इस एनवायरनमेंट में है उसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है जो आपका इंट्रा यूट्रीन होता है, इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट होता है। जो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट होता है उसमें आपका क्या डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा होता है आपका इंट्रा सेलुलर, एंड लास्ट वन इज आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, आप जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में आए एनवायरनमेंट से, उससे आप कैसे करो, इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हमारा था कि हमने 3 टाइप्स पढ़े थे एनवायरनमेंट में, जो कि था इंट्रा यूट्रीन, इंट्रा सेलुलर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रा यूट्रीन। इंट्रा यूट्रीन मीन्स, इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्रीन मीन यूट्रस, मतलब बेबी जब मदर की वोम में रहता है, वो एनवायरनमेंट जो उसको मिल रहा है, जो भी उसका एनवायरनमेंट उस समय उसने अडेप्ट किया है, उस एनवायरनमेंट में अगर वहाँ पे कोई जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, वो जो रिफ्लेक्ट करती है एक बॉडी और माइंड के उसमें डेवलपमेंट में, वो आपका रेफर करता है इंट्रा यूट्रीन एनवायरनमेंट, जो कॉज करता है आपके पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जैसे अगर न्यूट्रिशनल सप्लाई की हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छा है तो बेबी हेल्दी होगा, चाहे वो बॉडी से हो चाहे माइंड से हो। अगर न्यूट्रिशनल सप्लाई लाइक अगर मदर एनेमिक है, उसको एनीमिया की कंडीशन, उसकी सप्लाई मतलब ज़्यादा न्यूट्रिटिव नहीं है, उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस अच्छा नहीं है, तो बच्चे की ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं होगी, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लो होगी। हो सकता है बच्चा थोड़ा मेंटली रिटार्डेड हो, या और भी कंडीशंस होती है कि बच्चा वीक हो, उसका वेट सही ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी बेबी की पर्सनैलिटी पर। नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट क्या होता है? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्स होती हैं, तब अगर जो डेवलपमेंट एक जो फीटस या एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, वहाँ पे अगर कोई अबनॉर्मेलिटी या चेंजेस आते हैं, तब अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है तो वो जो इफेक्ट है वो ड्यू टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, अगर उस टाइम पे कोई म्यूटेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो बच्चा या जो भी आपका बेबी डिलीवर होगा उसमें आपका कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हमें या डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, जब बर्थ होता है, तो सबसे पहले वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो 3 टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज बायोलॉजिकल एंड थर्ड इज साइकोसोशल। साइकोसोशल तो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन फिजिकल और बायोलॉजिकल वो पहले इंटरेक्ट होता है। फिजिकल लाइक जैसे ही आया तो एक फिजिकल मीन्स एक नेचर जो फॉर्म किया है, जो नेचर ने फॉर्म किया, लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, आपका वे ऑफ सराउंडिंग हो गया, जो भी चीज़ें हैं नेचुरल जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो आपको अफेक्ट कर रही हैं फिजिकली, या फिजिकल जो नेचर आपको अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो आपका आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। बायोलॉजिकल में चीज़ें आपकी आगे, जैसे अगर आप बच्चा पैदा हुआ या जो बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद उसको किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग बर्थ, जो डिजीज़ कंडीशंस हो गई, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, उस वक्त हो गया, या ड्यूरिंग डिलीवरी हो गया, मदर के ब्लड से हो गया, जो भी है, तो वहाँ पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। साइकोसोशल, जैसे बच्चा थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका जो कहते हैं ना इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से कैसा है मीन्स लाइक कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, बहुत खुश हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छे से उनकी केयर हो रही है, अच्छा डेवलपमेंट है। वहीं अगर दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें तो बच्चे को हो सकता है कि ट्रॉमा से गुजरना पड़े, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, ऑलरेडी वो वीक है,
ठीक है, उसका जो भी न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम है, ऊपर से उसको सप्लाई भी न्यूट्रिशन की जो है वो बहुत लो है, तो चीज़ें अफेक्ट करती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और जैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो ऑफ कोर्स वो जो डेवलपमेंट है या जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करेगा आपके बिहेवियर पैटर्न को, कि आप आगे चल के कैसा बिहेव करेंगे, आप कैसा आपका बिहेवियर शो होगा इनटू दी वर्ल्ड। अब हमने जेनेटिक्स में 2 ही चीज़ें पढ़ी थी, जो थी एक हेरिडिटरी और एक एनवायरनमेंट। इन दोनों का क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है आपके बिहेवियर पैटर्न को डेवलप करने में। लाइक अगर जैसे हमने पढ़ा कि बॉडी माइंड का एक रिलेशन होता है, ठीक है, अगर बॉडी पे कोई इन्फ्लुएंस पड़ता है तो माइंड पे भी पड़ेगा, अगर माइंड पे कोई इफेक्ट है तो वो बॉडी पे भी शो करेगा, बॉडी पे भी दिखेगा। तो जैसे हमने पढ़ा कि हेरिडिटरी क्या होती है, हमने पेरेंट्स से ट्रेट्स लिए, तो अगर वो ट्रेट्स अच्छे हैं तो बिहेवियर डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अच्छा होगा। वेदर एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर एनवायरनमेंट, अगर हमने हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो भी हैं, अगर हम वो उस अच्छी कंडीशंस में हमारी ग्रोथ हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है, तो हमारा बिहेवियर पैटर्न भी अच्छा होगा, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। वैसे ही तो इनका रिलेशन क्या है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट हम रिलेट कैसे कर रहे हैं आपके बिहेवियर पैटर्न या आपका बिहेवियर शो करने में। तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। इक्वली इम्पॉर्टेंट कैसे हैं डेवलपमेंट में, अगर इनमें से अगर यहाँ पे भी कोई, अगर हेरिडिटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफकोर्स आप एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर में जैसे हमने बात करी थी मेंटल रिटार्डेशन की, जैसे मेंटल रिटार्डेशन में क्या हो रहा था कि उसमें आपकी आईक्यू लेवल कम है, या फिर आपका जो भी है इंटेलिजेंस लेवल कम है, आपका इंटेलिजेंस कम है, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाओगे, आप स्किल्स जल्दी से गेन नहीं कर पाओगे, आपकी वो एबिलिटीज़ काम नहीं करेंगी कि आप जैसे नॉर्मली जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो जल्दी से नहीं। जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, कभी आप उनको ध्यान देना, वो ठीक से खा नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं, उनको इवन अपना ओपिनियन कैसे रखना है उनको ये तक भी नहीं पता होता है। तो ये सारे बिहेवियर पैटर्न उनमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर जो हेरिडिटी आपने इनहेरेंट किया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ऑफकोर्स आपके एनवायरमेंटल पैटर्न या एनवायरमेंटल लर्निंग में भी, प्रोसेसेस में भी, किसी भी प्रोसेस में भी, लर्निंग हो, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, कुछ भी हो, उसमें अफेक्ट करेगा। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिकली आर इनसेपरेबल, बिकॉज अगर हेरिडिटरी से आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो ऑफ कोर्स आपका वो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी आपने फीचर्स आपने अडेप्ट किए हैं अपने पेरेंट्स से, इनहेरेंट किए हैं, वो आपके नेचर या एनवायरनमेंट लर्निंग में, उसमें डेवलपमेंट में, ग्रोथ में वो आपका दिखेगा। और ये चीज़ें अलग नहीं की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका IQ अच्छा है तो आप जल्दी जल्दी सीखोगे, आपके टैलेंट्स अच्छे होंगे तो आप जल्दी जल्दी अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ोगे। लाइक अगर आपके पास टैलेंट है कि आप अच्छा गा सकते हो तो ऑफ कोर्स आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो वो एनवायरनमेंट वर्क करेगा वहाँ पे, आपका सोसाइटी आपको हेल्प करेगा, आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगा, तो एनवायरनमेंट वहाँ पे वर्क करेगा। क्वालिटीज इंटरैक्ट विद सराउंडिंग टू डेवलप अ बिहेवियर पैटर्न मीन्स टू, अगर आपका बिहेवियर पैटर्न डेवलप हो रहा है ऑफ कोर्स वहाँ पे हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट दोनों वर्क करेंगे। आपकी हेरिडिटी से जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्ट किए हैं वो हेल्प करेगा, और आप एनवायरनमेंट से कितनी जल्दी आप चीज़ों को गेन कर रहे हो, कितनी जल्दी आप अडेप्ट हो रहे हो, जो आपका बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत बेस्ट है, आपका डेवलपमेंट बहुत बेस्ट है, तो उसकी वजह से आपकी चीज़ें, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ट्रेड्स हेल्प इन डेवलपिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ट्रेड्स यही स्टार्टिंग में भी हमने कहा था कि हेरिडिटरी आप जो इनहेरेंट कर जो ट्रेड्स आपके पास आ रहे हैं वो आपको अच्छे से डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हमने जैसे मेंटल रिटार्डेशन देखा था, अब नॉर्मल कंडीशन है, अगर पर्सन ऐसा है तो वो जल्दी से गेन नहीं कर पाएगा, वो अडेप्ट नहीं हो पाएगा नेचर से। अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, लाइक अगर कोई इनकेपेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप पर्सन होता है, तो उनको हर जगह या कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली पर्सन मेंटली तो ठीक है लेकिन उसका फिजिकल अब नॉर्मेलिटी है, वो हैंडीकैप है, तो ऑफकोर्स उसको एनवायरमेंट इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रिलेशन जेनेटिक्स और बिहेवियर मींस बिहेवियर डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल होता है।